हो गया भाई? तो ये पहला एग्जांपल समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये जो भी अपन को अल्कोहल गिवन थे, इनके अपन ने कॉन्जुगेट बेस बना लिए, क्योंकि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी। कॉन्जुगेट बेस बनाए और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। तो जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें। ये मेरे पास 4 कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं। हाँ जी बेटा, DCBA देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले H कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो H प्लस हट के यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। चारों एग्जाम्पल में, मतलब चारों ABCD चारों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस बन गया मेरे पास। साइनाइड का क्या लगेगा? -I। हाइड्रोजन का कुछ नहीं लगता। एल्काइल ग्रुप का क्या लगेगा? +I। इधर एक कार्बन है और इधर पीछे 2 कार्बन है, तो जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतना ज़्यादा +I। लेकिन ब्रांच नहीं है तो फिर जितने, अगर स्ट्रेट चेन है तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा +I। तो यहाँ पर +I ज़्यादा लगेगा। अब इसका +I ज़्यादा लगेगा तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन D, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा B और फिर आ जाएगा A। ठीक है, DCBA आएगा इसका। अगला ट्राई करें। अब अपन ऐसे हमेशा एरो लगा लगा के कॉन्जुगेट बेस बना के थोड़ी देखेंगे। अरे जैसे इसमें अपन ने H प्लस निकाल के ये बनाया, ऐसे थोड़ी बना बना के देखेंगे। उसी में लिख लेंगे H प्लस हटा एनायन बना। समझ रहे हो क्या? वहीं से H प्लस रिमूव करके नेगेटिव 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 लगा लेंगे। क्या तकलीफ है? कुछ है क्या तकलीफ? चलो अगला एग्जाम्पल बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अपन कर चुके हैं बेटा कि यहाँ पर जब H प्लस हटेगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, इसमें नेगेटिव यहाँ आएगा, इसमें नेगेटिव यहाँ आएगा। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है? मोर EN पर। मोर EN पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पहले वाले में तो sp कार्बन है, sp कार्बन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये मैं एक पॉइंट लिखवा चुका हूँ आपको। अनसैचुरेटेड एनायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अनसैचुरेटेड एनायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड कैटायन कम स्टेबल होते हैं। अगर ये लाइन याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव के पीछे वाले कार्बन को देख लो, ये sp है, ये पीछे वाला कार्बन sp2 है,
ये पीछे वाला कार्बन sp है, sp3 है, तो ये तो माइनस आई है, ये माइनस आई है, ये कैसा है प्लस आई, तो ये वाला माइनस आई ज़्यादा लगाएगा ना, तो विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा होगा, तभी तो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अरे एनायन को स्टेबल करने के लिए क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये sp कार्बन की EN हाईएस्ट है तीनों में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ABC। इन तीनों, ये 3 एसिड है मेरे पास, इन तीनों मतलब यहाँ से H+ निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, H+ निकालो, H+ निकालो, फिर देखो कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। चलो अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ से H+ रिलीज करवाया नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से H+ रिलीज करवाया, ठीक है, और यहाँ से भी H+ रिलीज करवाया, ये नेगेटिव चार्ज। सामने ध्यान देते बेटा, यहां पर पीछे कौन लगा हुआ है, यहां पर पीछे एल्केन लगा हुआ है, तो इमीडिएट एल्केन का तो क्या लगेगा, +I, ठीक है। देखो यहां जब ये यहां से, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, जब यहां से H+ रिलीज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर, किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर। और आगे अपन एक बात और पढ़ेंगे कि ये C+O और O नेगेटिव, H+ रिलीज करने के बाद में ऐसा ही बनेगा क्या, अरे बोलो बेटा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां किस में होगा, ये रेजोनेंस में भी होगा, ठीक है। तो यहां पर ये C+O नेगेटिव ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये C+O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा। अपन एक काम करेंगे, इस वाले एग्जांपल को चलो अभी तो अपन समझ लेते हैं। यहां नेगेटिव, यहां रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस होगा, जबकि यहां किसी तरह का रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब रेजोनेंस उस एनायन को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, रेजोनेंस उस एनायन को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो आएगी अल्फा की और गामा की, और फिर उससे कम किसकी आएगी स्टेबिलिटी, बीटा की। अल्फा और गामा की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों आई, समझ में आया क्या, क्योंकि H+ रिलीज करने के बाद में C+O- बनेगा, जहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। अब अभी अपन ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है,
इसलिए इसी एग्जाम्पल को मैं आगे दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, फिर अल्फा और गामा में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ जो एनायन बनेगा उनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बताएं? अल्फा ज़्यादा, मतलब ये जो एनायन बनेगा ना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पीछे ये जो लग रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, ये क्या लगाएगा? माइनस आई। तो और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पर ये ज्यादा ज्यादा बगल में लगा हुआ है, तो विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा पास लगा है, इस एनायन के ज्यादा पास लगा है, इस एनायन से थोड़ा दूर है वो, तो यहां विड्रॉ ज्यादा करेगा तो बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा अल्फा, फिर गामा, फिर बीटा, ये आ जाएगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नोट कर लें। एक्चुअली इसके रिगार्डिंग आप एक बात और लिख सकते हैं। ये मेरे पास पी के ए वैल्यू है, पी के ए वैल्यू, इधर H3O प्लस और ROH2 प्लस, इसकी पी के ए वैल्यू पी के ए लेस देन 0 है। फिर RCOOH, इसकी पी के ए वैल्यू लगभग 5 है। फिर NH4 प्लस और RNH3 प्लस, इसकी पी के ए वैल्यू ऑलमोस्ट 10 है। और H2O और ROH, इसकी पी के ए वैल्यू ऑलमोस्ट 15 है। ये थोड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। तो अब यहां दिख जाना, जिसका पी के ए कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अरे पी के ए कम तो के ए ज्यादा, और के ए ज्यादा तो ज्यादा एसिडिक है ना। तो जिसका पी के ए जितना कम होगा उसका के ए उतना ज्यादा होगा, और के ए जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए ACOOH का पी के ए कम है, NH3 प्लस का पी के ए ज्यादा है। ठीक है, देख लो, इसमें इस NO2 का लगेगा -I, फ्लोरीन का लगेगा -I, और COOH का लगेगा -I। ठीक है, अब आप पीछे से चेक कर लो कि किसका -I ज्यादा है, तो NO2 का -I ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर A सबसे ज्यादा, फिर C आ जाएगा, फिर B आ जाएगा। नोट कर लो, ये तो पीछे -I की टेबल लिख रखी है आपने, उस टेबल से देख लें आप।
हो गया भाई? आप मुझे इसके बारे में बताएं। अच्छा, मैं यहां से H प्लस रिलीज करवा रहा हूं और यहां से भी H प्लस रिलीज करवा रहा हूं। अल्कोहल और NH3 प्लस, इनमें ज्यादा पीके किसका होता है, मतलब ज्यादा एसिडिक कौन होता है? NH3 प्लस। अभी अभी आपने ऑर्डर लिखा है बेटा, ये रहा अल्कोहल और ये रहा NH3 प्लस। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? NR NH3 प्लस। अल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक ये होता है, इसका पीके कम होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं H प्लस रिलीज करने की बारी बताऊं ना, तो यहां पर ये भी रिलीज कर सकता है और ये भी रिलीज कर सकता है, लेकिन ज्यादा एसिडिक NH3 प्लस है बेटा, उसका पीके कम होता है। तो यानी ये H प्लस रिलीज करेगा और यहां दोनों में से कोई भी रिलीज करवा दो, तो ये आ जाएगा NH2 CH2 CH2 OH, और ये कहीं एक से रिलीज करवा दो तो ये O नेगेटिव CH2 CH2 OH। तो ये तो क्या है इसका Ka1। ठीक है, तो दोनों में ज्यादा, यहां पर ये रिलीज कर रहा है, यहां ये रिलीज कर रहा है। ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 प्लस की होती है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka1, ये ऑर्डर ज्यादा किसका हो जाएगा? A का ज्यादा होगा B से। A का ज्यादा होगा B से। नहीं नहीं, एक सेकेंड। अब मैं क्या करूं, यहां से H प्लस रिलीज करवा दूं, तो अब सेकंड वाला H प्लस रिलीज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? Ka2। यहां से सेकंड H प्लस रिलीज करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Ka2। अरे यार, जब कोई एसिड एक बार रिलीज करता है तो Ka1, दो बार रिलीज कर, दूसरा H प्लस रिलीज करता है तो Ka2। H2S दो H प्लस रिलीज करता है, H प्लस प्लस HS माइनस, फिर ये सेकंड H प्लस कौन रिलीज करता है? HS माइनस, तो S माइनस 2 और H प्लस। तो पहली वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1, सेकंड बार जो H प्लस रिलीज किया उसके रिगार्डिंग Ka2। तो पहला तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब मैं कहां से H प्लस रिलीज करवाऊं? अच्छा, यहां ऑक्सीजन से H निकालूं तो बनने वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, कि NH2 से H निकालूं तो बनने वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, तो N नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? पहले देखो कि ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं। अच्छा, ये तो पीरियड के हैं, पीरियड में नेगेटिव स्टेबिलिटी अपन EN से देखते हैं, तो ऑक्सीजन की EN ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ये आ जाएगा NH2, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा A। दिस इज Ka2। ओके। अच्छा, अब कार्बन और नाइट्रोजन में EN ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। इसका मतलब नाइट्रोजन का क्या लगने वाला है? -I। नाइट्रोजन का क्या लगने वाला है? -I। अब यहां से H प्लस रिलीज करवाऊं, करवा दो, तो यह आ जाएगा O नेगेटिव CH2 CH2 और O नेगेटिव। अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी, मतलब इस एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो ये पीछे वाला O माइनस क्या लगाएगा? +I। कोई भी नेगेटिव क्या लगाता है? +I। कोई भी एनाइन क्या इफेक्ट लगाता है? +I। तो यानी ये जो एनाइन है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। इस एनाइन को स्टेबल करने के लिए पीछे कौन सा ग्रुप होना चाहिए था? -I, यानी विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऊपर में तो नाइट्रो NH2 है, वो तो उसकी EN तो ज्यादा है, ठीक है, तो वो तो विड्रॉ करेगा, तो ऊपर वाला नेगेटिव तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो नेगेटिव है उसको ये मतलब -I क्या लगाएगा? +I। और +I लगाकर बेचारे पे कर्जा पहले से है, और कर्जा हो जाएगा उसके ऊपर चार्ज का। समझ रहे हो क्या? तो दूसरा वाला H प्लस ये आसानी से देगा। ठीक है, तो ये तो Ka1 का ऑर्डर है। और अगर मैं Ka2 की बात करूं, पहला वाला H प्लस ज्यादा किसने रिलीज किया था? पहला वाला भी इसी का था,
और सेकंड वाला भी इसी का है, ए का ही। सही बात है ना, ऊपर वाला ही ज्यादा स्टेबल है, नोट कर लो। चलो आप तो Ke1 देख लो, Ke2 अपने आप समझ जाओगे, तो तरीका तो वही है। मेथड तो वही है। बोल क्या बात है, बोलो। दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना भाई। हाँ जी, हो गया इतना? क्या ही बात हो गई क्या बेटा? ठीक है, तो ये था किसके बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेजोनेंस। रेजोनेंस, बस आप हेडिंग लिखिए और रुक जाए और पहले समझें सारी कहानी, तभी मीनिंग समझ में आएगा उसका। बहुत सिंपल है, सामने ध्यान दो। जैसे मानो मेरे पास में ये एक एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ढंग से देखना बिल्कुल। इसको अपन थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। C, इधर H, इधर H, CH, अब आप देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो कौन सा है, sp2। ढंग से देखो बेटा सामने, sp2, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल यूज आ गया, एक px यूज आ गया, एक py यूज आ गया, मैंने ऐसा मान लिया। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, ये वाला, मतलब ये वाला, ये जो ट्राइंगल बनेगा ये एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्सिस मैंने एक्स मान ली, ऊपर वाली एक्सिस मैंने वाई एज्यूम कर ली। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये आपको इस बोर्ड के प्लेन में दिख रहा होगा। दिख रहा नहीं दिख रहा बोर्ड के प्लेन में? ठीक है, ओके। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। अब जो पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड वो कौन बनाता है? वो प्योर ऑर्बिटल बनाता है।
पाई बॉन्ड कौन बनाता है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में की लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और प्योर पाई ऑर्बिटल बनाते हैं पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल बनाते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में ऐसे 2 लोब का इंटरेक्शन होता है। सही बात है, ओके। अब इसका एक एस यूज आ गया, यहां सेंटर में कार्बन है, एक इस तरह से, sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। तो 3 ऑर्बिटल बने sp2 में, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और थर्ड ऑर्बिटल। अब ये तीनों आपस में कैसे अरेंज करेंगे खुद को? ट्राइंगल की फॉर्म में, जैसा sp2 की शेप होती है। तो ये एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक इस तरह से बन गया क्या ट्राइंगल? बताओ, sp2 बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये रहा ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस सेंट्रल एटम का, इस कार्बन का देखना, इस वाले कार्बन का s यूज आ गया, px यूज आ गया, py यूज आ गया। कौन सा बच गया उसका? कौन सा ऑर्बिटल बच गया उसका? pz। तो इसका pz इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है, xy प्लेन के परपेंडिकुलर होता है z। अरे समझ गए क्या? xy प्लेन के परपेंडिकुलर होता है z। तो ये इसका pz, ये रहा इसका pz और इसका pz, ये आपस में क्या बना रहे हैं? पाई। क्या बना रहे हैं? पाई। बहुत अच्छे। अब ये जो कार्बन था, ये वाला, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी एक सिग्मा इधर, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। ठीक है, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, यानी दोनों प्लेनर है। और प्लेनर से डायरेक्टली अटैच एटम भी कैसा होता है? प्लेनर। प्लेनर से डायरेक्टली अटैच एटम भी कैसा होता है? प्लेनर। चलो, तो ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। सही बात है, ढंग से देखना इस बात को, और कुछ नहीं समझना, केवल ये एक बात समझनी है कि ये चारों कार्बन मेरे पास sp2 है। प्लेनर, ये भी प्लेनर, प्लेनर से डायरेक्टली अटैच ये भी प्लेनर, और ये इससे डायरेक्टली अटैच ये भी प्लेनर। तो ये चारों कार्बन क्या है? प्लेनर है, प्लेनर। तो ये चारों कार्बन मैंने मान लिया xy प्लेन में है, xy प्लेन में। तो जैसा ट्राइंगल इस इधर वाले का बना है xy प्लेन में, ऐसा ही इस वाले कार्बन का भी बनेगा xy प्लेन में। तो इसके भी आगे ऑर्बिटल, ये आ गया s px py, s px py। इसका मतलब ये सब एक ही प्लेन में है, सब में 2 p ऑर्बिटल यूज आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो सारे p ऑर्बिटल जो यूज आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वो कौन से हैं? px py px py px py px py। तो कौन सा बच गया? सबका pz बच गया। तो बेटा जी इस पहले वाले का pz, थोड़ा सा टिल्टेड बना देता हूं मैं, इस दूसरे वाले का pz, इस तीसरे वाले का pz, और इस वाले का pz। ये p और ये p, इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। ये p और ये p, इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। इतना समझ आया है क्या? बताओ बस। अब ये क्या है? 4 पैरेलल p ऑर्बिटल, 4 पैरेलल p ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा? ये बॉन्ड इधर से इधर की ओर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर की ओर शिफ्ट होगा, मतलब इधर से हो गया ब्रेक। जब ये इधर से इधर की ओर शिफ्ट होगा ना, मतलब ये पाई बॉन्ड इनके बीच बन रहा होगा। तो आप देखो कि इस वाले कार्बन के पास, बेचारे के पास एक बॉन्ड बना हुआ था, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए।
तो इस वाले कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब इधर से इलेक्ट्रॉन आए, देखना ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इसने पहले कितने बॉन्ड बना रखे हैं? देखो, वन इधर, एक हाइड्रोजन के साथ 2 और 2 पाई बॉन्ड इधर। इसने पहले कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। अब इधर से पाई बॉन्ड और आ गया, मतलब 5वां बॉन्ड बन गया। अरे पाई बॉन्ड आने का मतलब यहां बॉन्ड बनना है। तो क्या ये कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो जब ये पाई बॉन्ड इधर इनके बीच बनेगा, तो इधर जो पाई बॉन्ड बना हुआ था वो ब्रेक होकर कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर वाले कार्बन की ओर। ये शिफ्ट हो जाएगा इधर वाले कार्बन की ओर। तो यहां पर ये इधर आ जाएगा मेरे पास में नेगेटिव चार्ज। अब देख रहे हो क्या रहा है? पहले ये चारों पी ऑर्बिटल पैरेलल है, पैरेलल। ये पहला पी, पीजेड 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 पीजेड। पहले इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड था, और इधर इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड था। इधर वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, इधर वाला शिफ्ट हो गया उस कोने पर। तो जो पहले इन दोनों के बीच था पाई, वो अब इन दोनों के बीच आ गया पाई। जो पहले इन दोनों के बीच था, इन दोनों के बीच, अब वो इन दोनों के बीच आ गया पाई बॉन्ड। एक से इलेक्ट्रॉन चला गया दूर, तो जिससे दूर चले गए उस बेचारे की दुनिया लुट गई, उसमें तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जिसके पास आ गए इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिसके पास शिफ्ट हो गए, उसके पास तो खुद का तो आया ही आया, पड़ोसी का भी तो आ गया उसके पास। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो खुद का होता है और एक पड़ोसी का होता है। तो जिससे पाई बॉन्ड दूर की ओर चला गया, तो उसका खुद का भी चला गया, उस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जिसके ऊपर शिफ्ट हो गया, उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड था, ये इधर से इधर चला गया। तो आपको पता है इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसने पहले पाई इधर से बना रखा था, अब इधर से बना लिया। इसने पहले पाई इधर से बना रखा था, अब इधर से बना लिया। अरे ये बन गया ना, देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, लेकिन बीच में येलो पाई बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया? अरे बोलो भाई। तो इन बीच वाले 2 कार्बन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट आया किस पर? इस वाले बेचारे, इस वाले कार्बन के पाई बॉन्ड तो चले गए और इसके पास शिफ्ट हो गए, तो इसको एडिशनल इलेक्ट्रॉन मिल गया और उससे दूर हो गया, तो उस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बिटवीन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, बिटवीन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस तरह से। तो ये है रेजोनेंस की कहानी। तो आप ये डेफिनेशन लिख लें इसकी। हो गया भाई? ये एग्जांपल नोट कर लें नीचे।
ये दो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन दोनों का रिजल्टेंट उसे क्या बोलेंगे अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड। नोट कर लें। तो आप लिखें इसमें, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि ये पाई बॉन्ड इस फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो है, लेकिन सेकंड में उस जगह नहीं है। इसका मतलब पाई बॉन्ड की जगह परफेक्ट बॉन्ड ना आकर रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या बनेगा, डैश डैश। ऐसे ही सेकंड और थर्ड एटम के बीच में पहले पाई बॉन्ड नहीं था, अब आ गया तो वो डैश डैश। थर्ड और फोर्थ में पहले था और अब नहीं है, फिर वो डैश डैश। इसी कॉर्नर फोर्थ वाले एटम पर यहां नेगेटिव है लेकिन यहां नहीं है पहले वाले में, तो इसका मतलब उसी फोर्थ एटम पर वो डेल नेगेटिव आ जाएगा, डेल नेगेटिव। तो आप लिखिए बेटा, इफ ऑल द प्रॉपर्टी, लिखो, इफ ऑल द प्रॉपर्टी, all the properties of a molecule cannot be explained by single Lewis structure, then more than one Lewis structures are formed to explain the properties comma such structure are known as resonating structure, ब्रैकेट में लिख लो RS, ठीक है, कोमा मतलब ऑब्लिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑब्लिक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर of all the RS is known as resonance hybrid, RH। नेक्स्ट लाइन में लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल
are hypothetical structure, while resonance hybrid is real, is a real structure. And hence a resonance hybrid is more stable, than any RS, than any of its RS. मतलब आप कहीं दूसरे का RS ले लो, any of its RS. ठीक है। अब इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसे ही बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट लाइन में लिखो रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी RE लिखो द एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid and most stable RS. Resonance hybrid and most stable RS is known as resonance energy. हो सकता है ये डेफिनेशन वगैरह अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी हो, है ना, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है, ठीक है। और इनसे जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब ये पाई सब जगह प्रेजेंट है, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच, ठीक है। तो इसको अपन इस तरह से शो करते हैं। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है इसे ही क्या बोलते हैं अपन? रेजोनेंस एनर्जी। नोट कर लें। हो गया भाई? रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ना, तो ये एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आप लिख लो इस लाइन को भाई।
Resonance always increases the stability. Resonance always increases the stability. हाँ जी, चलो आगे लिखो. इन जनरल एक बार नोट कर लो. इन जनरल द मॉलिक्यूल having more number of resonating structure has more stability. जितने ज़्यादा आरएस बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी. ठीक है, बट इट इज, आगे लिखो, बट इट इज द नंबर ऑफ relatively more stable RS, comma, not the total number of RS. Not the total number of RS. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी तो होगी, ये बात सही है. लेकिन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल हो? ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा होंगे, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा. है ना, ये बात अपन को एग्जांपल से समझ में आएगी. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो. मतलब अब रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ वगैरह भी इफेक्ट होती है ना. तो एक पॉइंट लिख लो, रेजोनेंस अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एक्सेट्रा. अब लिखो कंडीशन फॉर रेजोनेंस. लिखें कंडीशन फॉर रेजोनेंस. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मीजोमेरिक इफेक्ट. मीजोमेरिक इफेक्ट. लिखें पॉसिबिलिटी of one orbital, possibility of one orbital to overlap
with more than one other orbitals to form pi bond. जैसे ये ऊपर वाला अपन ने डिस्कस किया था, इस वाले कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है वो इस पहले स्ट्रक्चर में तो पीछे वाले कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि इसका पी ऑर्बिटल आगे वाले पी ऑर्बिटल के साथ में पाई बॉन्ड बना ले, जैसा इसमें बना रखा है। तो ये अभी इसमें तो पीछे वाले के साथ बना रखा है, आगे वाले में जो सेकंड आरएस है उसमें आगे वाले के साथ बना रखा है। तो इस ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटीज है ना कि ये एक से ज्यादा ऑर्बिटल के साथ में पाई बॉन्ड बना सके, कभी पीछे वाले के साथ, कभी आगे वाले के साथ, कभी पीछे वाले के साथ, कभी आगे वाले के साथ। ठीक है, तो ये अगर इस तरह की कंडीशन पॉसिबल है, अगर इस तरह की कंडीशन पॉसिबल है तो वहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, वहां रेजोनेंस होगा। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, टू फुलफिल the above condition, molecule should have any of the given conjugated system, any of the given conjugated system। कौन कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? तो फर्स्ट लिखो पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो आप लिखें इट इज द सेपरेशन of two pi bonds by one bond। क्या मतलब है? अपन इसका मतलब समझते हैं। देखो, ये अपन ऊपर समझ चुके हैं। वैसे जैसे इसका एग्जाम्पल 1 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये जो दो पाई बॉन्ड है, ये इस एक बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है कि नहीं है? इसे ही बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो जो बीच में सिग्मा बॉन्ड है या बीच वाला जो बॉन्ड है उसके थ्रू सेपरेट है। जरूरी नहीं है बीच में सिंगल बॉन्ड हो, बीच में डबल होगा तो भी चलेगा, बीच में डबल होगा तो भी चलेगा। इन हाइड्रोजन का क्या ही तो रोल है यहां पर? अरे ये जो हाइड्रोजन है इनका कोई भी रोल नहीं है, इनको हटाओ, वैलेंसी फ्री हो जाएगी, उससे पाई बॉन्ड बन जाएगा। भाई इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना आप, ये वाला जो बॉन्ड है इसको होमोलाइटिक क्लीवेज करवाओ। भाई तू तेरा और मैं मेरा, इसके पास इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया,
इसने खुद का रख लिया, इसने खुद का रख लिया, बीच में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन का वहां कोई रोल था ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो यहां चलो अपन पाई बना देते हैं, या तो ये एग्जाम्पल हो जाए, या CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाए। जब इधर की ओर शिफ्ट होगा तो इसके पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला इधर की ओर शिफ्ट हो जाए। सिमिलरली ये वाला पाई बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाए। इसने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे थे, इधर से आएगा तो 5वां बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात? 2 पाई बॉन्ड एक बॉन्ड से सेपरेटेड है, ठीक है। अब आप गलत समझ रहे हो भाई, मैंने यहां पर 1 बॉन्ड लिखा है, मैंने सिंगल बॉन्ड नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात है? 1 बॉन्ड लिखा है, 1 बॉन्ड, 1 मतलब एक 1 टाइप का बॉन्ड। सिग्नल सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, तो ये नोट कर लें एग्जांपल। हो गया? चलो, अब इस तरह के कॉन्जुगेशन अपन बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं, ये पाई सिग्मा पाई हो गया। अगला पाई पॉजिटिव चार्ज या पाई वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। आप देखो यहां पर, पहले अब 1 मिनट समझ लो, इधर पाई था, पाई, फिर उसके बाद में अगले एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ है? अभी इस कार्बन ने पीछे वाले के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, आगे पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इन जनरल वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता ही है। तो अब ये वाले बॉन्ड इनके बीच चले गए, तो इनके बीच तो बॉन्ड बन गया, और पीछे वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सही बात है क्या बेटा? क्योंकि वहां से तो इलेक्ट्रॉन चले गए ना। अब ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मानो कार्बन, पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है। यहां लेट सपोज ये BH2 है। अब बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2,3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। तो 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना उसका, क्या है उसके पास? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पीछे वाले कार्बन पे तो आ जाएगा, अरे इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर तो आया पॉजिटिव चार्ज, और बोरोन पे आए तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। सर इस ऊपर वाले पे भी तो आना चाहिए, आया होगा ना भाई। वहां पॉजिटिव था, उस पर नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज जरूरी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब भी वही बात है। ये नोट कर लो बेटा, पाई पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन।
क्या हो गया बेटा? चले अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है पाई नेगेटिव चार्ज या पाई लोन पेयर। पाई नेगेटिव चार्ज, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है, इनमें लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये इधर की तरफ आएगा, फिर ये इधर की तरफ चला जाएगा। जैसे ये इधर की तरफ आए और ये कहाँ चला जाए, इधर की तरफ। अगेन ये सेम इधर की तरफ आए, इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाए, इधर की ओर, ऐसे। अगला आता है पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे सिंपल है, ये सी डबल बॉन्ड सी, अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इक्वली होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। तो ये अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इधर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। इधर वाला ऑड इलेक्ट्रॉन तो इधर वाले के साथ में क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये इनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लें बेटा। हो गया बेटा। अरे इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे
इधर ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, इक्वली ब्रेक हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अब इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ओड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास भी ओड इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। तो ये फटाक से ये वाला ओड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ओड इलेक्ट्रॉन मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे, इधर ओड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। चलो, अगला आता है लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ढंग से समझना है इसको। इनमें सबसे 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 इंपॉर्टेंट होता है ये। यहां देखो, बाकी किसी में भी एडिशनल बॉन्ड नहीं बन रहा। इधर पाई बॉन्ड था, इधर शिफ्ट हो गया, इधर पाई था, ठीक है, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही सब में पाई इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो यहां पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट ऑर्बिटल, और इधर लोन पेयर यानी अगल में देने वाला बगल में लेने वाला। तो इसने अपना लोन पेयर दिया, तो आपको याद है लोन पेयर डोनेट जब करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जब कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पे क्या आता है, पॉजिटिव, और एक्सेप्टर पे क्या आता है, नेगेटिव। जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पर नेगेटिव आता है। तो इसने डोनेट किया तो इस पे प्लस आ गया और कार्बन पे नेगेटिव आ गया, जिसपे पहले से क्या था, पॉजिटिव, वो कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब आप यहां देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एंड ड्यू टू सच कॉन्जुगेशन मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां एक एडिशनल पाई बॉन्ड बन रहा है। ये देखो पाई बॉन्ड पहले था नहीं उधर, कॉन्जुगेशन की वजह से यहां क्या बन गया, एडिशनल पाई बॉन्ड बन गया। और जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो बाकी सब में तो नंबर ऑफ बॉन्ड कांस्टेंट थे, इसमें बॉन्ड एडिशनल बन जाता है, और बॉन्ड बन गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो आप नोट कर लें। हो गया बेटा।
चलो आगे देखते हैं। हो गया तक नोट। अब अगला पॉइंट आता है रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशन है। एक एक कंडीशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का, एटम का मूवमेंट कभी नहीं होता। ठीक है, रेजोनेंस में केवल और केवल एटम्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, एटम्स का नहीं। सेकंड, नेट चार्ज जो है ना पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी आरएस है, नेट चार्ज सेम होना चाहिए। अगला, जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड है उनका नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर लास्ट वाले बैक बॉन्डिंग में क्या था कि इधर एक लोन पेयर था, उसने डोनेट कर दिया, क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड, इनका जो सम है ना, ये सम में सेम होना चाहिए। ठीक है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं सेकंड पीरियड के एटम 5-5 बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये नोट कर ले, रूल्स टू ड्रॉ आरएस। टेस्ट का सिलेबस थोड़ा बचा है अपना अभी, है ना, क्योंकि टेस्ट में तो रेजोनेंस पूरा आ रहा है। तो आप कॉपीज तो लेकर ही आना भाई हमेशा। वैसे मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। इतना नोट कर लें। ये लास्ट वाला अपने आप समझ आ जाएगा आपको कि पॉसिबल नहीं है कि नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है ना, काफी है आज के लिए इतना। ओके।